नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र की पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय क्रम में किया जा रहा है राष्ट्रपति। तो इसकी व्याख्या हमने देखी। आज प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? देखिए, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है और पहला नागरिक होता है, प्रथम नागरिक। आगे देखेंगे, भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा। देखिए, गणराज्य का मतलब क्या होता है? जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। अतः भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौन है? राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव जो किया जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। देखिए, कथन ए में क्या कहा जा रहा है? भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल, क्योंकि ब्रिटिश राजा कैसा होता है? आनुवांशिक होता है। ठीक है, आनुवांशिक। परंतु भारत के राष्ट्रपति को जो है निर्वाचित किया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ये बात गलत है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति में वास्तविक शक्तियां नहीं होती, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति में वास्तविक शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में। उपर्युक्त संदर्भ में जैसे कौन सा सही है? एक सही है। ठीक है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा कैसा होता है? वंशानुगत होता है। ठीक है, दोनों भिन्न है। तो पहला कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, उसमें वास्तविक शक्तियां नहीं होती, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या होती है? वास्तविक प्रमुख होता है। अतः ये दोनों भिन्न है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कथन ये कह रहा है कि जो संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कारण आर, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है काल्पनिक राष्ट्राध्यक्ष होता है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में होती है। तो कथन ए सही है, कारण गलत है, तो सी राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कौन से अनुच्छेद में? 53 में कहा गई है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। जो संघीय कार्यपालिका है उसका मुखिया कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, इसलिए शक्तियां सीमित है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अभ्यरूपित की गई हैं। ठीक है, तो शक्तियां सीमित है राष्ट्रपति जी की। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। या तो स्वयं शक्तियों का प्रयोग करेंगे या फिर जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 53 में इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(1) में ये बात की गई है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, तो भारत की कार्यपालिका यानी संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया? 53 में, 53(1) में। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 6,
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53 में हम पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति जी में। आर्टिकल 53। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। प्रश्न संख्या 9, नीचे दो वक्तव्य दिए गए। कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 53 में होता है। कथन सही है। कारण आर, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। जो कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है बिल्कुल से व्यवसाय चलाने के संबंध में बात की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये कारण गलत होगा। ठीक है, व्यवसाय चलाने की शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो कथन ए सही है, कारण आर गलत है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, कारण आर भी गलत है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं करता है। तो दोनों ही कथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। प्रश्न संख्या 10, कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित होती हैं। ठीक है, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होती है। कथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, सी राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। ठीक है, कानून के द्वारा ही जो है उसको विनियमित किया जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये बिल्कुल सही बात है। कौन? राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है, ध्यान रखेंगे। और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो वास्तविक शक्ति किसमें है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमण प्रणाली और अप्रत्यक्ष मतदान। आगे देखेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और
दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य, जो कि 70वें संविधान संशोधन से इसकी व्यवस्था की गई थी। कौन शामिल नहीं होता है? विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 13, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। कथन कथन आर ए सही है। कारण आर की बात करते हैं। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनता है। संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के मिलाकर बनता है। हाँ, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की जा रही है, तो इस हिसाब से ये गलत होगा, क्योंकि इसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो कारण आर गलत है, कथन ए सही है। अरे ठीक है, ये आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, ये बिल्कुल सही बात है, और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, यानी बी और सी दोनों सही है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत होगा, क्योंकि मात्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो दो गलत होगा। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये सही बात है। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 1, 3 और 4 डी राइट आंसर होगा। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होता है? संविधान के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, जो कि 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। और राज्य के विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, वो कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी, ध्यान रखेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता है। नहीं होता की बात की जा रही है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? फिर से वही प्रश्न है, देख लेंगे। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होंगे, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल शामिल होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, अब देखिए यहाँ पे बात की गई है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के, तो यहाँ पे 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जो शामिल होते हैं। कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन गलत दिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि सभी सभी संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं होते। कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वही बात है, दिल्ली और पुडुचेरी शामिल होते हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 19, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? यहाँ पे बोला गया है जो भारत के राष्ट्रपति है उसके चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य बोला गया है। यहाँ पे देख लेते हैं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी नहीं, जो निर्वाचित होते हैं वही शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 20, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। ये गलत होगा। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते। तो 1, 2 और 3, और उसके साथ दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 21, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, ये गलत है। केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा, ये भी गलत है। केवल राज्य की विधानसभा और लोकसभा के सदस्य द्वारा, ये भी गलत है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। देखिए लोकसभा द्वारा गलत, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा। प्रश्न पूर्णता नहीं दिया है, गलत है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? बोला गया यहाँ पे कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है तो उसकी पदावधि, यानी उसकी जो पद का कार्यकाल है उससे पूर्व उसके उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, ये भी सही बात है, ठीक है। लेकिन प्रश्न के अनुसार गलत है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। बिल्कुल, जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं जो है पद संभाल लेता तब तक जो है कार्यकाल की समाप्ति पर भी, अगर कार्यकाल समाप्ति हो जाता है तब तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। तो ये भी सही बात है। लेकिन प्रश्न पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत होगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये सही बात नहीं है। अगर निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, तो राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बोला गया कौन सा सही नहीं है, डी, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 24, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। देखिए यहाँ पे दिया 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा या 15 निर्वाचकों द्वारा। ये उम्मीदवार की बात की जा रही है, तो उम्मीदवार में कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन होने चाहिए, लेकिन सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है, तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, ठीक है। 1997 से पूर्व भी ये इनकी संख्या 10 थी, लेकिन अब 50 हो चुकी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में
आगे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।